मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, फिजिक्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि फिजिक्स में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी भी जो है वो अपना एक तरह का बेसिक ही चलेगा फिजिक्स में, क्योंकि चैप्टर तो अभी स्टार्ट अपन कर नहीं सकते। तो अभी जो अपन पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो फोर्स होते हैं वो कितने 4 टाइप्स के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्सेस में 2 होते हैं, एक तो वीक न्यूक्लियर होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होता है। तो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है, अट्रैक्शन का नेचर होता है। ठीक है। अब दूसरा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, हमने पढ़ा था। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोज क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कोज है वो क्या है, मास है। तो एक दूसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है वो भी क्या है, उसका जो नेचर है, उसका नेचर है अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। और इसका जो कोज है वो कोज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी आप चार्ज से इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोज चार्ज है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कोज है वो क्या है, मास है। तो ये जो दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फोर्स। और मैक्रोस्कोपिक फोर्स का मतलब होता है ये लार्ज फोर्स है, ये जो हमको दिखाई देते हैं, क्या है, हमें दिखाई देते हैं। तो ये है दोनों कौन से फोर्स है, मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। और जो दूसरे जो 2 फोर्स है, एक है वीक न्यूक्लियर, एक है वीक न्यूक्लियर और दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो दोनों फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, ये है, इन दोनों फोर्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स, माइक्रोस्कोपिक फोर्स हम इनको क्यों बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक फोर्स है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स होते हैं। कौन से, न्यूक्लियस के अंदर के फोर्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इनको कौन सा फोर्स बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अपन एक टॉपिक ले लेते हैं कि वर्क आपने पढ़ा होगा, और वो कौन सी क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, तो वर्क के बारे में हम जानते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई एक बॉडी है हमारे पास, ये रही, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है। एरो इसलिए बनाया क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और दूसरा उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगी। यानी अपन ने मान लिया ये एक्स डिस्प्लेस हुई। कितनी डिस्प्लेस हुई, एक्स डिस्प्लेस हुई। ठीक है। तो वर्क कितना हो गया, तो वर्क हो गया F मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है। तो ये हमने इतना वर्क कर दिया। तो वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आप जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी कंजर्व होगी, और जितनी एनर्जी आप खर्च करोगे उतना क्या होगा, वर्क होगा। तो वर्क कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और वर्क किसके बराबर होता है, जितना वर्क करोगे उतनी क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी। तो जैसे आपने पढ़ोगे 3 टाइप्स के वर्क पढ़ोगे। एक तो पॉजिटिव वर्क आपने देखा होगा, एक नेगेटिव वर्क देखा होगा आपने। ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क कौन सा होता है, तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो हम बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। अब एनर्जी के बारे में आपने देखा होगा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी को आप ना बना सकते हो और न ही उसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। नष्ट भी नहीं कर सकते उसको और बना भी नहीं सकते। यानी एनर्जी को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, हम देखेंगे कि इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमने कोयले को जलाया,
कोयले को जला, यानी कौन जला, कार्बन जला। और जैसे ही कार्बन जला, कार्बन को जला के जो एनर्जी हमको मिली, जो हीट हमको मिली, उस हीट से हमने क्या कर दिया, वाटर को गर्म किया। किसको गर्म किया, वाटर को गर्म किया। उस हीट का यूज करके किसको गर्म किया, हमने वाटर का गर्म किया। और जैसे हम वाटर को गर्म करेंगे हमें क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी, भाप जिसको बोलते हैं, क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी। और उसी स्टीम को हमने क्या कर दिया, एक बोतल के अंदर पैक कर दिया, यानी उस स्टीम को हमने पैक कर दिया और एक नोजल लगा के एक टरबाइन के ऊपर फ्लो कराया। एक नोजल लगा के हमने क्या किया, एक टरबाइन के ऊपर, टरबाइन की जो ब्लेड हैं उनके ऊपर हमने क्या कराया कि स्टीम को फ्लो कराया। और आगे हमने नोजल लगाया होता है और स्टीम क्या होती है, फैलती। स्टीम का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, नोजल से जैसे वो स्टीम बाहर निकलेगी, हाई स्पीड से निकलेगी, हाई प्रेशर से निकलेगी। जैसे ही उसने टरबाइन के ऊपर फ्लो कराया, हमने स्ट्राइक करवाया, टरबाइन रोटेट हुआ। अब टरबाइन जैसे ही रोटेट हुआ, टरबाइन से हमने एक मेटल को, यानी एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। यानी ये मान लो ये एक टरबाइन है और इस टरबाइन से हमने क्या कर दिया, एक मेटल को कनेक्ट कर दिया। और इस मेटल को, यानी एक मेटल की, यानी एक वायर कनेक्ट कर दिया। और इस वायर को, जिसको हम बोलते हैं कोइल बोलते हैं, ठीक है। अब कोइल के चारों ओर, दोनों ओर हमने क्या कर दिया, मैग्नेट रख दिया। कोइल के दोनों ओर हमने क्या कर दिए, मैग्नेट रख दिए। जैसे ही हमने मैग्नेट रखे, और आपने पढ़ा होगा इंडक्शन, ठीक है, आपने फेराडे का इंडक्शन पढ़ा होगा। और उसमें देखते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो वर्किंग है ये किसकी, जनरेटर की वर्किंग है। कि जनरेटर में हम देखते हैं कि बीच में क्या होता है, कोइल होती है और दोनों तरफ क्या होता है, मैग्नेट होते हैं, बीच में कोइल रोटेट करती है। जैसे ही कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे चार्जेस का फ्लो होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो केमिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा सोलर वाला, सोलर प्लेट देखी होगी कि बाहर से जो सनलाइट आ रही है, ये कौन सी लाइट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। अब सोलर के अंदर जैसे ही यहाँ पर ये सोलर प्लेट पे लाइट स्ट्राइक करती है, इसके बाद जो वर्किंग होती है, इसके बाद वो जो लाइट एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी वो जो लाइट थी वो जैसे यहाँ पर स्ट्राइक हुई, इसके बाद वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो किस में कन्वर्ट होगी, करंट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो एनर्जी को हम न बना सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि क्या होता है डिटेल से उसको। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था एनर्जी के बारे में। तो जैसे आपने पढ़ा है लाइट के बारे में, क्लास 10 के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो जो लाइट है वो भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। और वो जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और जो उसकी जो स्पीड होती है लाइट की, उसको आपने देखा होगा और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में देखें अपन तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, अब लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। एयर मीडियम में देखोगे तो आपको लाइट की स्पीड कितनी मिलेगी, तो एयर मीडियम में और वैक्यूम में लगभग लाइट की स्पीड सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। वाटर के अंदर जाओगे तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। ग्लास के अंदर देखोगे आप तो लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। जैसे वाटर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और ग्लास के अंदर आप देखोगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर स्पीड जिसकी होती है वो किसकी होती है, तो वो लाइट की स्पीड होती है। किसकी होती है, लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, तो अगर कोई हम ऐसा डिवाइस बना दें, ऐसा कोई डिवाइस हमने जो बना दिया कि जो लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो लाइट की स्पीड से अगर वो चलता है तो टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। अगर हमने एक रेल बना दी, सपोज करो एक ट्रेन है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे गए और वो आपका जो दोस्त है वो एक ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठ गया। ठीक है, अब उस ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, अगर इतनी स्पीड से ट्रेन चलेगा और
हमने देखा कि अगर 2 घंटे बाद ट्रेन वापस यहाँ पर आती है तब तक इसके लिए वो समय कितना होगा, तो इसके लिए तो समय कितना हुआ, सिर्फ 2 घंटे हुए, पर इसके लिए बहुत सारे साल हो जाएंगे, जैसे 10 साल 20 साल कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की ट्रैवल स्पीड से चले, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेन है कोई भी है, अगर लाइट की स्पीड से चले तो टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, लाइट की स्पीड होती है। तो इसी लाइट की स्पीड से हम क्या करते हैं फिजिक्स में, अगर एक प्लेनेट है और ये दूसरा प्लेनेट है, इन दोनों प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, लाइट से हेल्प करते हैं, कि लाइट की हेल्प से हम 2 प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे हमने अभी लेटेस्ट सन और मून का मून और अर्थ का डिस्टेंस मेजर किया और हमने पता लगाया, जैसे नासा ने पता लगाया कि मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आया, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आया, यानी पहले जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, अब जो पहले जो डिस्टेंस था वो कम था और अब जो डिस्टेंस है वो कैसा है, बढ़ गया, यानी मून हमसे रेगुलर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। तो ये सारे डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं, तो लाइट की हेल्प से हम ये सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो लाइट के सोर्स होंगे, मेजर सोर्स होता है लाइट का सन होता है, कि सबसे ज़्यादा लाइट हमें कहाँ पर मिलती है, सन से, यानी सन का जो सन है वो कैसा है, प्राइमरी सोर्स है, जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। बल्ब है वो भी कौन सा सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप और हम एक दूसरे को जो देख रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी क्या है, लाइट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन है, कि जैसे कि कोई लाइट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आई, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो लाइट आ रही है, बाहर से जो सनलाइट आ रही है इसके ऊपर स्ट्राइक की, उससे जो रिफ्लेक्ट होके अपनी आईज के अंदर आती है। ठीक है, और आईज में क्या करती है, रेटिना पर स्क्रीन क्या बनता है, इमेज बनता है, और वो जो इमेज जो बनता है, जो इमेज हमारे बनता है वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, और जो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा इमेज बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, यानी अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, तो वो अगर इमेज उल्टा बनेगा तो वो रेटिना पे जो इमेज बना उसको हम किससे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर जाता है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में वो जो इमेज बनता है वो कैसा बन जाता है, सीधा इमेज बन जाता है। तो ये किसके कारण पॉसिबल है, तो ये किसके कारण पॉसिबल है, लाइट के कारण पॉसिबल है। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम देख रहे थे, जैसे आपने फिनोमिनस पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आपने देखा होगा, इसके बाद आपने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखा होगा, आपने देखा होगा सनसेट सनराइज देखा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा। तो वो सब क्या है थोड़ा सा उसके बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन आपने 2 टाइप्स के पढ़े होंगे। ठीक है, तो एक तो होता है जिसको आप बोल सकते हो कि स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो आप इसको, जैसे कि ये लाइट आई, यानी बंच में लाइट जो आई और वो बंच में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और एक तरह का रिफ्लेक्शन आपने दूसरा देखा होगा कि जैसे कि ये जो सरफेस है वो कैसी है, रफ सरफेस है। कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है, और अगर यहाँ पर अगर बंच में लाइट आती है तो लाइट क्या होगी, कोई लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी, कोई लाइट की रेज इस डायरेक्शन में जाएगी, और कोई लाइट की रेज इस डायरेक्शन में जाएगी। ये 2 तरह के रिफ्लेक्शन आपने देखे थे। अगर ये रिफ्लेक्शन जो होता है, अगर ये लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, जो अगर ये लाइट सन से आ रही है, और अगर ये तरह का इस तरह टाइप का रिफ्लेक्शन है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपको यहाँ से अगर आप देख रहे हो आईज लगा के, तो आपको यहाँ पर किसका इमेज दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सन का इमेज दिखेगा। ठीक है, अगर ये रफ रिफ्लेक्शन जिसको कह सकते हैं, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको कह सकते हैं हम, इस टाइप का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट से या जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस सोर्स का इमेज आपको नहीं दिखता है। वो क्या दिखता है, जैसे यहाँ पर अगर आपने आईज को सेट किया तो आपको दिखेगा सरफेस दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो किसका बनता है, तो यहाँ पर इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनता है वो किसका बनता है, जिस सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ लाइट जो भी है उसका इमेज बनेगा, और यहाँ पर जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करिए, जिस सरफेस पर लाइट स्ट्राइक करिए उस सरफेस का इमेज बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्लेन मिरर देखा होगा कि प्लेन मिरर पर इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनता है, ठीक है, तो प्लेन मिरर पर जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, तो ये एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, ये प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम रख दिया ए और बी। अगर इसका इमेज बनाना है तो हम देखते हैं कि लाइट का अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम कितनी रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। मिनिमम कितनी रेज चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज चाहिए लाइट की। तो एक रेज हमने ये ले ली, ठीक है, और एक रेज हमने ये ले ली। ठीक है, तो जैसे ये रेज, अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये एक मिरर है, अगर इस मिरर पर ऐसे लाइट स्ट्राइक करती है,
ऐसे लाइट स्ट्राइक करती है तो वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, जो कि आपने देखा होगा 10th क्लास में, एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नेक्स्ट हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमने फर्स्ट वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, आज भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, मैं आपको जनरली बता रहा था क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये चैप्टर है आपका, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल आपको वे में पता होना चाहिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी होती क्या, उसमें 4 पहिए होते हैं या 2 पहिए होते हैं या 3 पहियों वाली है, कौन सी गाड़ी है, ठीक है। तो वो तो पता होना चाहिए। तो वो जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने क्लासिफिकेशन में आपको अरिस्टोटल के बारे में बता दिया था और आपने वो वीडियो देखा भी होगा, तो इसलिए आपको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो एक साइंटिफिकली मैनर में सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन किसी स्टार्ट किया था तो वो कौन थे, अरिस्टोटल। और उसको कह सकते हैं हम 4 BC में इन्होंने स्टार्ट किया था, बिफोर क्राइस्ट 4 BC के अंदर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार्ल लिनियस की। कार्ल लिनियस की बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन की जो ब्रांच होती है उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसको सिस्टमेटिकली अपन जो डिवाइड करते हैं, और मतलब प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको जिन क्लास के अंदर रखा जाता है वो जो ब्रांच होती है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, किनको, कार्ल लिनियस को। इन्होंने दिया था सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली मैनर में। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट को प्लांटी के अंदर और एनिमल्स को एनिमलिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला था इनके प्लांट्स को इन्होंने रखा था प्लांटी, ठीक है, और एनिमल्स को इन्होंने रखा था एनिमलिया के अंदर, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स आते हैं वो किसके अंदर रखे थे इन्होंने, एनिमलिया के अंदर। और जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको रखा था इन्होंने प्लांटी के अंदर। लेकिन इनको पता नहीं था बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, इनको पता नहीं था। लेकिन इन्होंने सिस्टमेटिकली तरीके से इनको क्या किया था, डिवाइड किया था प्लांटी और एनिमलिया को, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आए कार्ल लिनियस के बाद आए थे जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने एक कैटेगरी और इसके अंदर ऐड कर दी थी, तो आपको नाम ही पता होना चाहिए इनको, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल इनका पूरा नाम है। इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था और इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया के अलावा एक क्लास और इसके अंदर ऐड की थी जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। तो इन्होंने कौन सी क्लास ऐड की थी, नहीं, प्रोटिस्टा। तो इनको मिला के कितने होगी, 3 क्लासें, प्रोटिस्टा, सेकंड हो जाएगी आपकी प्लांटी और थर्ड हो जाएगा आपके एनिमलिया, ठीक है। तो इन्होंने एक क्लास और डिवाइड की और क्लासिफिकेशन किया था जिसमें इन्होंने रखा था प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। तो ये हो जाता आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और दिया किसने था, अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद आता है आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आएगा आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, HF कॉपलैंड ने। HF कॉपलैंड नाम आपको याद रखना है, ठीक है। HF कॉपलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया के बाद जब माइक्रोस्कोपिक मतलब ऑर्गेनिज्म को देखने लग गए और पता चला कि यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होता है, तो इन्होंने एक क्लास और बनाई जिसको हम कहते हैं मोनेरा, जिसको हम कहते हैं मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। और मोनेरा के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बैक्टीरिया आपके किसके अंदर रखे जाते हैं, जिस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं उसको कहते हैं मोनेरा। यानी इन्होंने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया किसके द्वारा दिया गया था, HF कॉपलैंड के द्वारा। और इन्होंने कौन सी कैटेगरी ऐड की थी, मोनेरा। यानी टोटल मिला के कितनी होगी थी यहाँ पे कैटेगरी, 4। एक तो मोनेरा जो इन्होंने नई डिस्कवरी की थी, ठीक है, और इन्होंने ऐड किया था। सेकंड हो गया आपका प्रोटिस्टा जो किसने दिया था,
अर्नेस्ट हैकल ने, और फिर बाद में थर्ड आ जाती है आपके प्लांटी जो कार्ल लिनियस ने दी थी, और फोर्थ आ जाएगा आपका एनिमिलिया, ये भी कार्ल लिनियस ने ही दिया था, ठीक है, एनिमेलिया। इसके अंदर आते हैं एनिमल्स, इसके अंदर आते हैं प्लांट, ये प्रोटिस्टा एक अलग से ही ग्रुप है, और इसके बाद मोनेरा जिसके अंदर रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को रखा जाता है। और सबसे मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन जो आज चलता है और जिसके बेस पे ही रिसर्च होती है, ठीक है, और जिसके बेस पे ही हम सब कुछ जानते हैं कि बैक्टीरिया है, एनिमल है, प्लांट है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनके अंदर सेलुलर लेवल कैसा है, इनकी जो सेल वॉल है या नहीं है, या किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, ये सब कुछ सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज मैनर में जो दिया था और आज भी चल रहा है और आज भी एक्सेप्टेड है, वो है आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट है आर.एच. विटेकर, ठीक है, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और वो आज भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। इन्होंने जो बेसिस रखा था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे बेस थे जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, और इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था, और एक इसके द्वारा दिया गया था आर.एच. विटेकर द्वारा, आर.एच. विटेकर, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसके अंदर इन्होंने एक कैटेगरी और ऐड की थी, यानी मोनेरा तो था ही जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो होता है प्रोटिस्टा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी इन्होंने जो ऐड की थी और इन्होंने जिसके बारे में स्टडी की और पता किया कि ये प्लांट्स नहीं होता है और ना ही मोनेरा के अंदर आता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर आता है। इन्होंने जो कैटेगरी ऐड की थी वो मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद था फंजाई, और इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो मोनेरा जैसी नहीं होती है, क्योंकि मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है। लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल होती है सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन ही यही था कि इसके अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। मोनेरा जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो फंजाई था वो सैप्रोफाइटिक होता है, यानी किसी और डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर ऊपर डिपेंड होता है, यानी हेटेरोट्रोपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखा जाए तो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसके बाद तो सेम कैटेगरी थी प्लांटी जिसके अंदर प्लांट्स को रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 5 एनिमेलिया, ठीक है। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो एनिमेलिया के अंदर ही हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। फिर बाद में ममल्स की कैटेगरी आ जाती है, उसमें बर्ड्स है जैसे एवीज, पीसेज, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गए आपके, इन सब की कैटेगरी के बारे में हम पढ़ते हैं किसके अंदर, एनिमेलिया के अंदर। और प्लांटी की बात करें तो अपन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एल्गी, ठीक है, एल्गी होता है, फिर ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट के बाद आ जाता है आपके टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट, ठीक है। टेरिडोफाइट के बाद आपके आ जाएगा जो हायर कैटेगरी होती है यानी एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट्स आर केप्ट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, इनको हम प्लांटी के अंदर पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन के डिटेल के अंदर जाएंगे। एनिमेलिया के अंदर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपकी फंजाई की बात करें तो फंजाई में डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और ये मोस्टली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, ये सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट यानी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं ये फंजाई, ठीक है। तो सैप्रोफाइट होते हैं, यानी सैप्रोफाइट का मतलब हो गया ये हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ही हम कैटेगरी को डिवाइड करते हैं सैप्रोफाइट, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि दो कैटेगरी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे सनलाइट की हेल्प से, जैसे प्लांट्स हो गए आपके, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके भी फूड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पर सेल्फ करते हैं, जैसे पर्पल बैक्टीरिया हो गया आपका, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। और प्लांटी वाले प्लांट्स के अंदर आते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, या प्लास्टिक की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। और
इसके बाद आता है आपका हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, शाकाहारी जिनको हम कहते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांटी है या जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स में भी हर्बीवोर्स जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, यानी किसी एनिमल्स को ऊपर फीड नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। और इसके बाद आता है कार्निवोर्स, जो हेटेरोट्रॉफ्स है वास्तव में लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। और कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है कैटेगरी सेप्रोफाइट की। सेप्रोफाइट क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो डीके करने का काम करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो मरने के बाद हम देखते हैं कि 10 या 15 दिन के बाद वहां पे सिर्फ हड्डियां होती है, ऑर्गेनिज्म कहीं गायब हो जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म कहां से गायब हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया एंड मोस्टली फंजाई, जो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। तो आर एच विटेकर ने उनके सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, किस सेल से बनी हुई है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, इसके बेस पे डिवाइड किया था। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड किया था कि वो ऑटोट्रॉफ्स है या हेटेरोट्रॉफ्स है या फिर सेप्रोफाइट है। हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर भी सेप्रोफाइट है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, उनके अकॉर्डिंग भी इन्होंने डिवाइड किया था। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात की थी इन्होंने, तो जैसे रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनेरा जो होता है सबसे लोअर क्लास हो जाती है मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया रखे जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मोनेरा जो होता है वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल होता है, ठीक है। असेक्सुअल में भी इनके पास जो मतलब मेन मोड होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है कंजुगेशन, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कंजुगेशन होता क्या है, ये भारी भारी वर्ड आ रहे हैं, ये क्या है, ऐसा नहीं देखना है हमको, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आपको बताया जाएगा कंजुगेशन होता क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे मोनेरा की बात करें तो इनके अंदर कैसा होता है, असेक्सुअल होता है और कंजुगेशन होता है। प्रोटिस्टम भी ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डेवलप हो जाता है। जैसे प्लांट्स की बात करें, इनके अंदर बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। और ह्यूमन बींग्स की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या किसके अंदर आ जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। तो आपको ये क्लासिफिकेशन ध्यान होना चाहिए, इसका चैप्टर भी है आपके अंदर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते, सबसे पहले स्टार्ट किया था अरिस्टोटल ने। इसके बाद जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आया था वो किसने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया था, प्लांटी और एनिमलिया 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। और सबसे पहले किसने दिया था, वो कार्ल लिनियस ने, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके बाद आया था आपका 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर एक प्रोटिस्टा कैटेगरी भी ऐड कर दी गई थी। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इसके बाद आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको एच.एफ. कॉपलैंड ने प्रेजेंट किया था। और इसके अंदर प्रोटिस्टा के अलावा एक कैटेगरी और ऐड की गई थी, जिसको हम कहते हैं मोनेरा, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था, जो आज भी चल रहा है, ठीक है, वो किसका था, आर.एच. विटेकर का, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर कैटेगरी होती है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर इन कैटेगरीज को फर्दर डिवाइड करके भी हम पढ़ते हैं। जैसे एनिमेलिया में मैंने आपको बताया, ये पोरीफेरा से स्टार्ट होगा, आपके पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टिनोफेरा है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, एस्केल्मिन्थीज है, फिर कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ममेल्स की कैटेगरी आ जाती है, फिर बाद में अपने ममेल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके बाद हम पीसेज के बारे में बात करते हैं, पीसेज यानी जिसके अंदर फिश रखी जाती है। इसके बाद आपके बर्ड्स आते हैं, जिसको एविस कहा जाता है। इसके बाद जो आपके रेंगने वाले जितने भी प्राणी यानी क्रीपर्स, ठीक है, उनको किसके अंदर रखा जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। क्रोकोडाइल किस कैटेगरी के अंदर आता है, उनके अंदर हार्ट किस टाइप का होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही ज़्यादा डीपली आप नॉलेज को प्राप्त करोगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है बायोलॉजी के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें क्लासिफिकेशन के बाद, तो हम सेल के ऊपर आए थे। सेल में भी मैंने आपको कहा था कि एक न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता, क्योंकि वो भी आपके चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो वो भी देख लेते वो क्या होता है, क्योंकि नाम तो आपने सुना है डीएनए और आरएनए, लेकिन न्यूक्लिक एसिड आपके लिए एकदम नया हो जाएगा। और ये है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो एक तो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक क्या होता है, ये किससे बना होता है, एक इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही लिक्विड कंटेंट होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और मेन इसके अंदर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं हम क्रोमोसोम, या फिर न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसको, न्यूक्लिक एसिड।
अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका आरएनए और एक होता है आपका डीएनए। तो यहाँ अर्थ पे बात करें हम तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं, वो होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। आरएनए के बारे में आप जानते हो, इसको क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए जो होता है उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और इसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस होती है, तो वो शुगर का खेल है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनको आरएनए और डीएनए के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है। इनके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, भले है न्यूक्लिक एसिड ही लेकिन काम इनका अलग अलग होता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं न्यूक्लिक एसिड पढ़ते समय, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो आपकी जो पेंटोज शुगर होती है, थोड़ा हाई हो जाएगा लेकिन ये जानना ज़रूरी है, पेंटोज शुगर, इसके बाद नाइट्रोजन बेसेस या नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसके बाद आपके इसके अंदर आता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये जो आपकी पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन चेन होती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, ये जनरली आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्यूरिन और पायरीमिडिन, पायरीमिडिन, ठीक है। अब जो प्यूरिन्स होता है उसके अंदर आते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, और पायरीमिडिन जो होता है उसके अंदर आते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल के अंदर कि ये कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप यानी H3PO4, ठीक है। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है यानी आपका जो डीएनए और आरएनए बना होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, यानी लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो उसके अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें एक में कंबाइन हो तभी हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और आगे का जो मतलब मटेरियल आपके बचता है इंट्रोडक्शन का वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमारा सिर्फ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही था कि क्या सब्जेक्ट है हमारा और क्या इसका स्कोप है। अब आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। आपकी जो क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, सबने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड की लेंथ का रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक इट कुड बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एनीथिंग। ये सारे रेशियोज जो होते हैं वो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आज उसी के बारे में थोड़ा बहुत हम स्टडी करेंगे कि पुराना जो है कहीं थोड़ा बहुत भूल ना जाए, इसके लिए जस्ट रिविजन है। ट्रिग्नोमेट्रिक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते ही हैं, रेशियो ऑफ एनी 2 साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनमें क्या होता है, जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ABC, क्लियर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक एन रिविजन की इसके आगे बढ़ना है तो पुराना भी देखना रहेगा, डायरेक्ट तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए अब यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी के जो 2 एंगल होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। न्यून कोण होते हैं ये सारे। ओके,
हम यूज़ करते हैं समटाइम थीटा, समटाइम फाई, समटाइम अल्फ़ा, बीटा, गामा, एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर, कभी कभी ए बी सी कुछ भी, ठीक है। तो ये एंगल थीटा लिया मैंने, जैसे दोनों ही एक्यूट एंगल है, हर एक एंगल के लिए अपना एक अलग रेशियो होगा। तो अब जैसे ये एंगल लिया मैंने थीटा, एंगल ए इज़ थीटा। अब आपको कहा जाए, इसका बेसिक कंसेप्ट तो सब लोग जानते हैं कि रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। रेशियो की जब बात की जाती है तो बेसिक 6 चीज़ें होती है आपकी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सब नेमिंग है, किसकी नेमिंग है? अब इट्स लाइक इन ट्रिग्नोमेट्रिक कहा, यहाँ से पता चलता है ट्राई यानी 3 चीज़ें। तो अब 3 चीज़ें क्या क्या है? यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ों के बीच में रिलेशन है, 2 साइड और एक एंगल, कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एक्यूट एंगल होते हैं उसको हम लिख सकते हैं इन द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं के अनुपात को हम डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं, संबंधित कह सकते हैं उसके न्यून कोण से, थीटा से। तो थीटा है, उनके अलग अलग नेमिंग्स होते हैं अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब साइन थीटा, टैन थीटा किन किन के नेम हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, लाल कक्का, अनादर, दूसरा कौन सा रहता है? PBP, HHB, पता है सबको, लाल कक्का एंड PBP, HHB। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, ये अगेन परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेनियस, दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस। यहाँ पर L लंब है, A यानी आधार, L लंब, कर्ण, कर्ण एंड आधार। अब साइन थीटा क्या होता है? तो ये सब चीज़ें लर्न करने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ लर्न आपको करनी रहती है, जो आई थिंक लर्न भी होगी आपको, लाल कक्का। तो अब यहाँ पर क्या सीक्वेंस रहता है? जो सीक्वेंस यहाँ रहता है वही का वही यहाँ। तो फर्स्टली साइन, कॉस, टेन, उसके नीचे मैंने यहाँ लिखा है कॉट, सेक एंड कॉसेक। क्लियर है? सेम एज इसके लिए भी हो जाएगा। PBP, HHB, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, सेम रहता है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी का सारा काम अपने आप होगा। अब कैसे होगा? साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वही का वही उसका आंसर है, साइन इज इक्वल टू L अपॉन के, यानी कि लंब बटा कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ नेक्स्ट इज कॉस के नीचे जो है वो उसका आंसर A अपॉन के, B अपॉन H। तो कॉस इज इक्वल टू A अपॉन के। यहाँ एंगल्स इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि एंगल हर क्वेश्चन में आपका चेंज होता है। साइन का मतलब साइन थीटा, साइन अकेला कभी नहीं रहेगा, साइन इट्स लाइक एन ऑपरेशन। जैसे हम करते हैं ना कोई भी 2 नंबर, जैसे स्क्वायर हम कहते हैं, डू द स्क्वायर ऑफ नंबर 4, 4 का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर इज लाइक एन ऑपरेशन की उस नंबर का स्क्वायर करना है। वैसे ही मैंने कोई नंबर दिया 30, अब कहा कि इस 30 डिग्री, ये कोई एंगल है, उस एंगल के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, इसका साइन थीटा फाइंड करो। तो आप साइन ऑफ
30 डिग्री आपको फाइंड करना रहेगा। अकेला साइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। साइन के साथ जब तक कोई नंबर नहीं आता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं कह सकते हम। तो साइन 30, फिर हम उसका आंसर निकालेंगे। साइन 30 इज लाइक 1/2। तो साइन L अपॉन के कॉस इज इक्वल टू A अपॉन के या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों में से जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। चाहे लंब बटा कर्ण यूज़ करो, चाहे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, एक ही बात है। tan थीटा देन लंब बटा आधार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कॉट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। साइन का इनके जस्ट जो नीचे लिखा हुआ है वैसे इनका तो कोट के अकॉर्डिंग क्या है, कॉट के नीचे जो लिखा, कॉट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आंसर है। कॉट इज इक्वल टू A अपॉन L, ठीक है, लिख लिया A अपॉन L या फिर B अपॉन P। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है? दिस इज L अपॉन N, कॉट इज A अपॉन N। जस्ट मतलब tan का रेसिप्रोकल आ गया। इसका मतलब इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ tan तो जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉट। तो यहाँ से डायरेक्टली पता चलता है tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। जो भी नेम उसके नीचे लिखा हुआ है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके नीचे लिखा हुआ है वो आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम रहेंगे। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड tan का कॉट। सिमिलरली यहाँ पर भी tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस एंड कॉट का उल्टा tan। दिस इज द थिंग। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो यू कैन डू दिस थिंग। तो सेक हो जाएगा आपका K अपॉन A, कॉसेक हो जाएगा K अपॉन H अपॉन P, और कॉसेक की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ, सेक की वैल्यू लिखी है। सेक जो है वो है आपका K अपॉन A, H अपॉन B, और कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा? K अपॉन L या फिर H अपॉन P। क्लियर है? अब ये तो हो गया रेशियोज की बात। ये रेशियो हो गए, इनकी आइडेंटिटीज़ भी आप जानते हैं सारी, मुझे बताने की नीड तो नहीं है, पर ये जो सीक्वेंस रहता है उसी में अपना काम बन जाता है, कुछ नया नहीं रहता। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, इसी तरीके से लिखते हैं उस लाल काका के नीचे या फिर PBP HHB के नीचे। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, PBP HHB। ओके, अब यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज यहाँ से बनाएंगे। साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर करो एंड एड इट, यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज tan। ओके, अब यहाँ क्या था? साइन के नेबर में पास में कॉस था, दोनों का सम क्या आ गया? 1। अब यहाँ tan के नेबर में तो कोई है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 को बनाएंगे। तो tan का स्क्वायर तो रखना ही है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज है आपकी, जो 3 आप बेसिक जो आइडेंटिटी पढ़ते हो उसमें स्क्वायर्स का रोल होता है। वी यूज हियर स्क्वायर। यहाँ कभी भी साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। साइन का स्क्वायर करो देन कॉस का स्क्वायर करो देन एड इट, यू विल गेट 1। बट थीटा शुड बी सेम, यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए। फिर जैसे tan की बात करें तो tan स्क्वायर थीटा नेबर में कुछ नहीं तो 1, इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, तब इसका आंसर क्या होता है? यहाँ पर 1 प्लस करना है तो आपको क्या करना है? एक स्टेप जंप करना है। तो tan के बाद यूँ तो cot आना चाहिए, लेकिन सिंस हमको जंप करना है तो cot के पास नहीं जाएंगे और किसके पास जाएंगे? sec के पास। तो आपका आंसर आएगा sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट कौन बचा? साइन कॉस का रिलेशन आ गया, tan का रिलेशन आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉट का रिलेशन अभी भी बाकी है।
तो कॉट ले लिया, तो सिंपल कॉट तो लेना नहीं है, स्क्वायर लेंगे। और एक और चीज़ होती है कि tan और cot में दोनों होते तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। tan जैसा करेगा cot भी वैसा ही करेगा। जैसे इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा करा तो इसने कहा नहीं, हम भी 1 + cot स्क्वायर थीटा करेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब अगेन 1 स्टेप जंप, cot के बाद sec आना चाहिए, लेकिन नहीं, हम एक स्टेप जंप करेंगे और आंसर क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर? इन्हीं से 3 इक्वेशन बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर गया तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से 3 मतलब इसको मिला करके 3 इक्वेशन और बनेगी ट्रांसफ़र के बाद, और यहाँ पर भी 3 इक्वेशन और बनेगी। ये तो अभी काफ़ी सारी इक्वेशन आनी बाकी, बट मेन जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है वो यही रहेगी, स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज़ होती है। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर हम एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब आप सब बेस, हाइपोटेनस वगैरह निकालना जानते हैं। जैसे मैंने कहा साइन थीटा, सिमिलर सेम क्वेश्चन में ही साइन थीटा, इसमें बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा अभी हमको नहीं पता, आपको सिर्फ साइड्स दे रखी है, जैसे साइड्स दे दी 3, 4, 5, ऐसे रैंडम सा कोई भी ले लिया मैंने। 3, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए, हाँ 4 ही होगा, तभी पॉसिबल है ना। 9 + 16 25, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। ये 3 साइड्स दे रखी है, आपको बताना है साइन थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए। साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, नहीं याद रहता तो ये चीज़ तो याद रहती है, अदरवाइज PBP HSB। ओके, साइन के लिए चाहिए तो L/K। अब जब भी आपको परपेंडिकुलर या लंब ढूंढना है तो काम क्या करना है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड आपका लंब होगी, जो भी थीटा है, थीटा चाहे ये है, कोई भी थीटा है, थीटा न्यून कोण की यहाँ बात हो रही है, थीटा की जगह फाई भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं अल्फा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन जो भी आपका न्यून कोण है उसके जस्ट जिस भी थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए मेजरमेंट निकाले, उसकी जस्ट सामने वाली साइड आपकी हमेशा अपोजिट साइड जो रहेगी आपकी लंब रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और क्या, हाइपोटेनस तो सामने नज़र आ जाता है, फिर जो बचा दैट इज बेस। अब ये जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या होता है हमारा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड अपोजिट साइड जो रहेगी। अब ये क्या हो गया आपके पास, लंब BC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा 4/5। सिमिलरली जैसे ये कॉस थीटा निकालना हुआ तो यहाँ से आपको आधार बटा कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आधार क्या है यहाँ पर AB, क्योंकि हाइपोटेनस क्लियर हो चुका है, सबसे बड़ी वाली साइड परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, तो बचा क्या, AB आपका बेस हो जाएगा, तो AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AC, तो 5, AB इज बेस इज 3, हाइपोटेनस इज 5। इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू और बाकी सारे इसी फॉर्मूले से आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा चेंज कर देती हूँ कि जैसे ये थीटा ले लिया था मैंने, अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि ये थीटा ना हो करके, या फिर चलो ठीक है ये थीटा ले लिया, दिस इज एंगल x, ये जो एंगल C है वो x है। अब इसके लिए आपको साइन और कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि आपको साइन x और कॉस x चाहिए, साइन x और कॉस x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो पहले सबसे पहले डिसाइड करो कि x के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा और हाइपोटेनस कौन सा। तो फॉर एंगल x जो भी आपका एंगल है, जो भी एक्यूट एंगल है, उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या क्लियर हुआ, परपेंडिकुलर है आपका AB, बेस क्या है, हाइपोटेनस आपका AC है तो बेस क्या हुआ BC, और
हाइपोटेनियस AC, उन सबकी साइड्स भी गिवन है। परपेंडिकुलर का हो गया 3, AB की लेंथ है 3, BC की लेंथ है 4 एंड AC की लेंथ है 5। तो अब यहाँ से sin x और cos x का वैल्यू लाते हैं। sin x इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा AB, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज AC, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5। उसी तरीके से कोस जो होगा वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण, तो बेस क्या है आपका 4, बेस ये है ना BC अपॉन कर्ण हो जाएगा 5। तो इस तरीके से एंगल चेंज होने पर अलग अलग साइन और कॉस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप रेशियोज निकालते थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि इस एंगल की वैल्यू अगर गिवन हो थीटा और एक्स की, तो रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी।